आ गया। चलो जी आ जाओ, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी MTP फॉर जनवरी 2025 CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन। ठीक है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, जो कि हमेशा कंपलसरी क्वेश्चन होता है। और बाकी क्वेश्चंस में से आपको क्या करने होते हैं, कोई 4 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट कंपलसरी होता है और बाकी 5 में से 4 आपको करने हैं और एक आपका किस में जाता है, चॉइस में जाता है, यानी कि ऑप्शन में जाता है। ठीक है, आ जाओ जी, चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने जब क्लासेस के दौरान भी हमेशा कहती थी, एक ही क्वेश्चन के क्या होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर भी देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, फिर इसका सी पार्ट है। तो एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट है और ये तीनों कंपलसरी हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, कंपलसरी है। ठीक है जी, चलो पहला पेपर स्टार्ट ही इस बार आपका किससे है, केस स्टडी से। तो पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, राहुल ओन्स एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप। राहुल की एक किसी ने पढ़ी अभी घर पे MTP? यस मैम। अच्छा पढ़िए। राहुल ओन्स एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप। पंकज विजिटेड दी स्टोर टू बाय अ वाटर प्यूरिफायर प्राइस एट ₹54,000। पंकज उसकी शॉप में आया है, मैं यहीं पे साइड में ही बना रही हूँ। ठीक है, ही स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड राहुल फॉर अ प्यूरिफायर विद अ कॉपर फिल्टर। इसने क्या बोला था कि मुझे कैसा प्यूरिफायर चाहिए जिसमें क्या हो, कॉपर फिल्टर हो। ठीक है जी, एज पंकज वांटेड टू बाय, वो वाली बुक भी दे देना जो मैं लोगों को देती हूँ ना। As Pankaj wanted to buy the purifier on credit with the intention of paying 9 equal monthly installments। क्या बात हुई है कि पंकज उसको पे कैसे करेगा, 9 इंस्टॉलमेंट्स में करेगा। राहुल डिमांड्स अ गारंटर फॉर द ट्रांजैक्शन। राहुल ने क्या बोला कि भैया तुम मुझे पैसा पूरा दोगे, इसके लिए तुम मुझे क्या लाके दो, गारंटर लाके दो। सूरज अ फ्रेंड ऑफ पंकज केम फॉरवर्ड एंड गेव द गारंटी फॉर पेमेंट ऑफ वाटर प्यूरिफायर। पंकज का फ्रेंड, क्या नाम है उसका, सूरज, केम फॉरवर्ड एंड गेव द गारंटी फॉर पेमेंट ऑफ वाटर प्यूरिफायर। राहुल सोल्ड पंकज अ वाटर प्यूरिफायर फॉर अ स्पेसिफिक ब्रांड। एक स्पेसिफिक ब्रांड का उसने प्यूरिफायर उसको बेचा है। पंकज मेड पेमेंट फॉर 4 मंथली इंस्टॉलमेंट एंड आफ्टर दैट बिकेम इंस्टॉलमेंट। पंकज ने कितनी इंस्टॉलमेंट दी है, 4 इंस्टॉलमेंट अभी दे दी हैं। Explain with reference to the Indian Contract Act 1872 the liability of Suraj as a guarantor to pay the balance price of water purifier to Rahul। अब यहाँ तक का क्वेश्चन देखें तो आप ये बताओ कि क्या सूरज बाकी के इंस्टॉलमेंट्स के लिए लाइबल है देने के लिए? बिल्कुल है। हमने क्या बोला था कि अगर डेटर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फिर लाइबिलिटी किसकी आ जाती है, गारंटर की आ जाती है। वैसे तो हमने क्या पढ़ा था कि गारंटर की लाइबिलिटी और डेटर की लाइबिलिटी कैसी है, कोएक्सटेंसिव है, याद है। लेकिन इंसॉल्वेंसी उसमें क्या पढ़ा था हमने, एक्सेप्शन में पढ़ा था। बुक है ना सबके पास, एक बार गारंटी वाला पेज खोलो, वहां से हम ये वाला पॉइंट निकालेंगे। पहला केस लॉ है इसलिए इसको इस ढंग से करा रही हूँ। हाँ ऑन कर दिया मैंने। देखो जी, इसमें ये वाला टॉपिक था हमारा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। मिला सबको? रेवोकेशन ऑफ अ कंटिन्यूइंग गारंटी के बाद है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। पेज नंबर बता दो। पेज नंबर 248।
नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी मिला सबको? अब इसका लास्ट वाला पॉइंट देखो, नो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। मिला सबको? अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इफ द प्रिंसिपल डेटर इज डिस्चार्ज्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एग्जांपल इंसॉल्वेंसी, इट डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी एंड ही रिमेन्स लायबल फॉर द होल अमाउंट ऑफ डेट। मिल गया? बुक में से ही आया है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें यही पॉइंट लिखना है, क्योंकि पंकज जो है वो किस कारण से पेमेंट नहीं कर पाया है, इंसॉल्वेंसी के कारण। इंसॉल्वेंसी को क्या माना जाता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ। और जब भी डेटर इंसॉल्वेंट होगा, यानी कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अपनी लायबिलिटी पूरी नहीं कर पाएगा, तो फिर लायबिलिटी किसकी आएगी, गारंटर की। तो पहला आंसर तो है, यस सूरज इज लायबल टू पे, ठीक है ना। हम उसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, ये वाला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है जी। अब आगे आ जाते हैं इसी क्वेश्चन में। What will be your answer if Rahul sold the water purifier misrepresenting it as having a copper filter while it actually has a normal filter? यानी कि उसने बताया कॉपर फिल्टर और दिया कैसा, नॉर्मल फिल्टर, यानी कि मिसरिप्रेजेंटेशन है। Neither पंकज nor सूरज was aware of this fact. ना तो पंकज को पता है, यानी कि ना तो डेटर को पता है और ना ही गारंटर को पता है। Was aware of this fact and upon discovering the truth, पंकज refused to pay the price. पंकज ने कहा भाई तूने मेरे को सामान गलत दिया, मैं तेरे को पैसे नहीं देता। In response to पंकज refusal, राहुल filed the suit against सूरज। अब राहुल किसके पास आ गया, सूरज के पास। भैया पंकज पैसे नहीं दे रहा, सूरज तू मुझे पैसे दे। Explain with reference to the Indian Contract Act 1872 whether Suraj is liable to pay the balance price of water purified to Rahul। बताओ। अब ये जो पॉइंट नंबर 7 खोला था ना, अभी इसी में ऊपर चले जाओ। नो लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, पॉइंट नंबर 6 देखो, इन्हीं दोनों पे क्वेश्चन आया हुआ है पहला। द श्योरिटी विल नॉट बी लायबल इफ द क्रेडिटर हैज ऑब्टेन्ड गारंटी either by misrepresenting a material fact regarding the transaction or by keeping silence to material circumstances। दिया हुआ है पॉइंट नंबर 6 तुम्हारी बुक में। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर सूरज लायबल है, नहीं है, क्योंकि जब पंकज ही लायबल नहीं है ड्यू टू मिसरिप्रेजेंटेशन, तो सूरज भी लायबल नहीं है। और साफ साफ लिखा हुआ है मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण अगर गारंटी ली जाएगी तो गारंटर इज नॉट लायबल। तो अपने क्वेश्चन के आंसर में तुम आंसर में भी क्या लिखोगे वो भी पता चल रहा है तुमको? हाँ जी, क्लियर है सबको? आगे बढ़े, चलो जी। पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको? 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो एक तो सबसे पहले क्या लिखोगे, गारंटी के सेक्शन लिख दोगे। गारंटी के, हाँ जी, हमारे कौन कौन से सेक्शन बताओ, इसमें जो है हमारे फॉल हो जाएंगे। 126 हो गया तुम्हारा डेफिनेशन का, फिर आगे तुम्हारे कौन से आगे 129 आ गया, जिसमें क्या है आपकी श्योरिटी की सारी नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। कंटेंट भी तुम्हारे पास है, तुम्हारी बुक में है। केस लॉ हमने कैसे पढ़ा था, पहले लिखोगे सेक्शन, फिर उसका लिखोगे सेक्शन में जो भी बात कहती है वो भी मैंने यहाँ से आपको रीड कर दिया। उसके बाद आप क्या लिखोगे, फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस ये रहे आपके पास। फिर आप नहीं, क्योंकि वो लायबल है इसीलिए सूरज पैसे देगा, इंसॉल्वेंट हो गया। यहाँ पे क्या लिखोगे अपने समरी में, बॉडी में, क्योंकि मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिया गारंटी, तो गारंटर इज नॉट लायबल। और फिर लास्ट लाइन में वन लाइनर का डिसीजन, इन दी अबव केस सूरज इज लायबल बट इन दी सेकंड केस सूरज इज नॉट लायबल। यही तरीका बताया था केस लॉ लिखने का, ठीक है। अभी मैं इसकी आपको क्या दे दूंगी, डिक्टेशन भी दे दूंगी कि आपको इसका आंसर कैसे लिखना। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम क्या करेंगे, राइटिंग पैटर्न अभी डिक्टेशन में लिखेंगे जब एक बार एमटीपी हमारी हो जाएगी, ठीक है जी। आगे बढ़े, बी पार्ट पर आए, आ जाओ। कंपनी लॉ का है, ये देखो दोबारा से 7 नंबर का। केस लॉज भी 7-7 नंबर में दिए हैं आईसीआई ने इस बार। देखो, अ कंपनी डीईएफ लिमिटेड, एक कंपनी है, कौन सी, डीईएफ लिमिटेड। As on 31/3/2004 had a paid up capital of rupees 1 lakh, 1 लाख की पेड अप कैपिटल है इसके पास, ठीक है। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। बाइफिकेशन क्या है इसका,
10,000 के शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच, which was fully subscribed. Out of 10,000 shares, 5,000 of these shares were issued to MNO Private Limited Company. ये लिमिटेड है और इन्होंने दिया किसको है? MNO Private Limited Company. MNO is a holding company of JKL Private Limited by having control over the composition of its board of director. MNO जो है वो किसकी होल्डिंग कंपनी है? JKL प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी। और कैसे है होल्डिंग और सब्सिडरी? बाय होल्डिंग कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चौथा केस हमारा होल्डिंग एंड सब्सिडरी का, ठीक है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी का सेक्शन याद है? 2 clause 46 एंड 2 clause 87, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नाउ JKL प्राइवेट लिमिटेड क्लेम्स द स्टेटस ऑफ बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ DEF लिमिटेड। अब JKL लिमिटेड को क्या कह रहे हैं कि भाई ये इसकी क्या है? सब्सिडरी है। Such that MNO Private Limited examine the validity of the claim of JKL Private Limited। तो JKL Private Limited का ये जो क्लेम है कि वो DEF Limited की क्या है? सब्सिडरी है। पहले तो हमें ये देखना है कि वो इसकी सब्सिडरी है या फिर वो इसकी सब्सिडरी नहीं है। MNO Private Limited के पास कितने हैं? 5,000 शेयर्स हैं। State the relationship, if any, between DEF Limited and MNO Private Limited as per the provisions of the Companies Act 2013। अब देखो यहाँ पे MNO होल्डिंग है, JKL क्या है? सब्सिडरी है। होल्डिंग तो ये कहती है कि जो मेरा है वो तो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। सब्सिडरी ये नहीं कहती। सब्सिडरी को तो क्या कहना पड़ता है? जो मेरा है वो भी तेरा है और जो तेरा है वो तो तेरा है ही। यही पढ़ा था ना, यही केस नंबर 3 याद है? होल्डिंग एंड सब्सिडरी कैसे बनते हैं? 4 केसेस पढ़े थे। पहला केस क्या था? मोर देन 50%, हाफ ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। 51%, 50% ये सब नहीं लिखोगे। मोर देन हाफ ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, दिस इज द एग्जैक्ट लैंग्वेज व्हिच वी हैव रेड, ठीक है। दूसरा कैसे पढ़ा था? सब्सी की सब्सिडरी, बहन की बहन बहन, दोस्त का दोस्त दोस्त, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ा था कि होल्डिंग क्या कहती है? जो मेरा है वो तो मेरा है ही, सब्सिडरी जो कुछ तेरा है वो भी मेरा है। लेकिन ये कौन कहता है? ये होल्डिंग कहती है, ये सब्सिडरी नहीं कहती है, ठीक है। और चौथा केस क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन होल्ड करो, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हारे हाथ की कठपुतलियां हैं तो भी वो कंपनी तुम्हारी क्या है? सब्सिडरी। यही पढ़ा था। सेक्शन एक बार दोबारा से बोलेंगे जरा। सेक्शन क्लॉज 246 एंड 287, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, आप लोग बताओ, मैंने एक फ्लो चार्ट आपके सामने बना दिया है कि क्या JKL प्राइवेट लिमिटेड उसकी सब्सिडरी कंपनी है? बताओ। DEF लिमिटेड की क्या JKL प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी है? नहीं है भाई। एक तो पहले बात MNO की होती तो भी बात थी। JKL लिमिटेड तो MNO की क्या है? सब्सिडरी। ये सब्सिडरी है JKL लिमिटेड, क्योंकि उन्होंने क्या बोला? MNO इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ JKL प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी। तो JKL लिमिटेड बनेगी उसकी सब्सिडरी? ऑब्वियसली नॉट। इनके बीच में तो कोई रिश्ता ही नहीं है। हाँ जी। DEF, एक मिनट, इन्होंने ये कुछ दे रखा है कि DEF एक सेकेंड, अच्छा MNO प्राइवेट के पास इसके 5,000 है, DEF के हैं, तो ये तो इसकी सब्सिडरी हो सकती है। बट अच्छा ये कह रहे हैं कि क्या सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी है, लेकिन अगर वो भी होगी तो वो MNO की होगी। DEF के बीच में
और JKL प्राइवेट लिमिटेड के बीच में तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप नहीं है, तो देयर इज नो सब्सिडरी एंड होल्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन DEF लिमिटेड एंड MNO प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें आंसर कैसे लिखोगे? होल्डिंग की डेफिनेशन और सब्सिडरी की डेफिनेशन लिखो। मैम इसमें दो क्वेश्चन है। DLF तो मैम DEF MNO तो होगी ना, उसके उसने तो शेयर दिया उसको 5000। JKL और DF नहीं, JKL प्राइवेट लिमिटेड claims the status of being a subsidiary of DEM limited as being a subsidiary of its subsidiary such that MNO private limited examine the validity of the claim of JKL private limited, state the relationship if any between DEF limited and MNO private limited। हाँ तो मैं इसका आंसर बता रही हूँ ना, सब्सिडरी की सब्सिडरी तो ठीक है, लेकिन उनका आपस में कोई रिश्ता थोड़ी ना है। ये होल्डिंग कंपनी है ना DEF लिमिटेड की, नहीं ये होल्डिंग है वो। एक सेकंड, मैं शायद DEF में अपनी गड़बड़ कर रही हूँ। इशू किया है तो 20000 इक्विटी शेयर हो गए, उस पे 15000 है और उसके 5000 25% होगा एसोसिएट कंपनी। नहीं, एसोसिएट कंपनी होगी ना बच्चे, सब्सिडरी कहाँ और होल्डिंग कहाँ है? जो MNO के पास 5000 शेयर्स हैं वो उसकी एसोसिएट कंपनी तो बनेगी, उसकी सब्सिडरी थोड़ी ना बनेगी। नहीं बच्चे देखो, यहाँ पे 5000 शेयर्स हैं, मोर देन हाफ ऑफ नॉमिनल वैल्यू होना चाहिए, तो ये इसकी एसोसिएट कंपनी तो है, बट ये इसकी होल्डिंग एंड सब्सिडरी नहीं है। जब वो इसकी होल्डिंग एंड सब्सिडरी नहीं है तो JKL लिमिटेड कैसे हो जाएगी? वो भी नहीं है, तो वही चीज से मैं कह रही हूँ, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, और वो उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या है? एसोसिएट कंपनी है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी तो आपस में कोई है ही नहीं, ना ये दोनों आपस में है ना ये दोनों आपस में। तो होल्डिंग की डेफिनेशन लिखोगे, सब्सिडरी की डेफिनेशन लिखोगे, बीच में रोक दिया, मैं वही बता रही थी कि क्या क्या लिखना है। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन हो गई, तुम्हारी सब्सिडरी की डेफिनेशन हो गई, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएट कंपनी का क्लॉज आ रहा है, तो किसकी डेफिनेशन लिखोगे? एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी कब बनते हैं? जब 20% से ज्यादा का होता है। तो अब यहाँ पे 20% से ज्यादा है, यानी कि हम इसमें वर्ड कीवर्ड क्या डालते हैं? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। याद आया? और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है? मोर देन 20%। तो यहाँ पे वो 20% से ज्यादा तो क्या कर रही है? होल्ड कर रही है। तो आपस में एसोसिएट कंपनी तो है, बट होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं, और जबकि वो ही आपस में नहीं है तो इनका तो कोई रिश्ता बनेगा ही नहीं। ठीक है जी, ये वाला पार्ट बी जो है क्लियर टू एवरीवन। चले आगे, इसमें किसी को कुछ डाउट है? तो पहले वाला इसका तो आया हमारा है कि एसोसिएट कंपनी है, होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं है, और जब यही आपस में होल्डिंग है सब्सिडरी नहीं है तो DEF लिमिटेड और MNO प्राइवेट लिमिटेड के बीच में भी कोई रिश्ता नहीं। दिस इज आवर आंसर। ठीक है जी, चलो। हाँ सॉरी, यहाँ उल्टा बोल गई हूँ, ये तो एसोसिएट कंपनी है, इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, मतलब समझ गए ना तुम? चलो सी देखो, रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आंसर द फॉलोइंग। इफ अ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, द एक्सपल्जन इज नल एंड वॉइड। डिस्कस। अगर पार्टनर को एक्सपेल किया है, द एक्सपल्जन इज नल एंड वॉइड। एक्सपल्जन का सेक्शन बताओ कौन सा? सेक्शन 33। दो कंडीशंस होती थी तब आप पार्टनर को क्या कर सकते हो? पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हो। हाँ जी, बताओ कौन सी दो कंडीशंस थी? बताओ। पहले तो ग्राउंड किस में मेंशन होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए कि भाई आप इस ग्राउंड पे क्या कर सकते हो? पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हो। और दूसरा, वो जो भी आपने एक्सपेल्जन किया वो किस में होनी चाहिए? इन गुड फेथ होनी चाहिए, यानी कि आपने फर्म के बेनिफिट के लिए की है, तभी आप क्या कर सकते हो? तभी आप एक्सपेल्जन कर सकते हो, तभी वो एक्सपेल्जन वैलिड होती है, अदरवाइज एक्सपेल्जन वैलिड नहीं होती। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको क्या लिखना है इसमें? सेक्शन 33 आपको इसमें लिखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट आओ। The partner who is expelled will cease to be liable to the third party for the acts of the firm done after expulsion. Expulsion में सारे provisions किसके वाले अप्लाई होते हैं? रिटायरमेंट वाले अप्लाई होते हैं, और रिटायर पार्टनर भी जिस दिन रिटायर होता है पब्लिक नोटिस दे देता है, उसके बाद के किसी भी एक्ट के लिए वो फर्म के लिए लायबल नहीं होता है। यही पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर भी वो क्या नहीं होगा? एक्सपल्जन के बाद फर्म के किसी भी एक्ट के लिए ऑब्वियस ही बात है लायबल नहीं होगा। ठीक है जी, ये दोनों क्वेश्चंस हम कर लेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं।
तो यहाँ पर हमारा कौन सा क्वेश्चन खत्म होता है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म होता है। दूसरा आ जाओ, चलो जी क्वेश्चन नंबर 2। आशीष अ ट्रेडर डिलीवर्ड अ कैमरा टू मोहन। आशीष ने, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सितंबर में भी आया था, मैंने आखिरी अभी तक एमटीपी तुम्हारी अभी मैं भी खुद ही साथ के साथ रीड कर रही हूँ। चलो, आशीष ने कैमरा दिया है मोहन को, बट मुझे जितना याद आ रहा है ये क्वेश्चन शायद उसमें भी था। ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, कौन से बेसिस पे दिया है? सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय सेल और रिटर्न बेसिस? भाई या तो रख लो, रखने के 3 मोड्स पढ़े थे हमने, या तो कम्युनिकेट कर दो, बता दो कि भैया मैं सामान रख रहा हूं, या फिर तुमने अपना कोई एडॉप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कर दिया, आगे बेच दिया, आगे कुछ भी कर दिया। और तीसरा कहता है फेलियर टू रिटर्न विद इन अ रीजनेबल टाइम। ये 3 चीजें थे कि आपने सेल की एक्सेप्टेंस दे दी, और अगर इन तीनों में से कुछ नहीं किया तो मतलब फिर क्या कर दो? वापस कर दो। ठीक है, चलो जी। मोहन डिलीवर्स दी कैमरा टू राज। मोहन ने किसको दे दिया? राज को दे दिया। कहाँ गया? ऑन द टर्म्स ऑफ सेल फॉर कैश ओनली। सेल फॉर कैश ओनली का यानी कि जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक ओनरशिप नहीं मिलेगी। ये सेल और रिटर्न बेसिस नहीं है, ये क्या है? सेल ऑन कैश बेसिस है। मैं पूरा नहीं लिख रही, लिख लेना, ठीक है? सेल ऑन कैश बेसिस। चलो जी, फिर आगे चलते हैं। आफ्टरवर्ड राज डिलीवर्ड इट टू विकास। राज ने किसको दे दिया? विकास को दे दिया ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस। ये फिर से क्या है? सेल और रिटर्न बेसिस। तो पहला सेल और रिटर्न बेसिस है, दूसरा सेल ऑन कैश है, और तीसरा फिर से क्या है? सेल और रिटर्न बेसिस है। चलो आगे पढ़ते हैं। द कैमरा विच वॉज इन पोजेशन ऑफ विकास वॉज लॉस्ट बाय थेफ्ट दो ही एक्सरसाइज ड्यू केयर फॉर इट्स सेफ्टी। विकास के पास से कैमरा क्या हो गया? चोरी हो गया, और उसमें उसकी गलती नहीं है। ही वॉज नॉट नेग्लिजेंट। ठीक है, उन्होंने बोला उसकी कोई गलती नहीं, उसने सेफ्टी के सारे मेजर्स लिए थे। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, analyze the situation and advise whether Mohan, Raj or Vikas are jointly or severally liable to pay the price of the camera to Ashish। अब क्वेश्चन उन्होंने ना कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा है कि आशीष को पैसे कौन देगा। अब यहाँ पे देखो, हाँ फ्लो चार्ट बना दिया, अब एक एक करके देखते हैं। आशीष ने मोहन को दिया सेल और रिटर्न बेसिस, तो जैसे ही उसने आगे किसी को बेचा, इसने तो अडॉप्शन और ट्रांजैक्शन कर दी। भाई ये तो क्या बन गया? यानी कि इसको तो इसको आशीष को पैसे देने ही देने। मोहन ने राज को दिया सेल ऑन कैश बेसिस, तो राज ने तो अभी तक पैसे दिए ही नहीं, वो तो ओनर बना ही नहीं। अब राज ने जब आगे दिया तो वो खुद ओनर नहीं था, तो वो आगे विकास को क्या ओनरशिप देता? बेसिकली ओनर कौन है इसमें से? तो आशीष को तो पैसे सिर्फ और सिर्फ कौन देगा? तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, बात समझ में आ रही है? बेसिकली हमें देखना कि भाई ओनर कौन? जो ओनर, नफा नुकसान उसका। यही बोलती थी मैं क्लास में, जो ओनर सारा नफा सारा नुकसान सारा दुनिया जान का सब कुछ उसी का। तो यहाँ पे तो कौन? मोहन। तो जो चोरी हुआ उसका भी सारा नुकसान किसका? ठीक है, तो मोहन देगा आशीष को पैसे, और कोई ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल इसमें नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर है? आगे चले, आगे बढ़े। चलो जी, 4 नंबर में है, तो पहले तो आप क्या लिखोगे? सेल ऑन कैश बेसिस और सेल और रिटर्न बेसिस पे आप ये जो प्रोविजन अभी हमने डिस्कस किया है वो लिखोगे। फिर केस की बॉडी में क्या लिखोगे कि भैया मोहन ने आगे दिया तो राज तो मालिक बना नहीं क्योंकि पैसा नहीं दिया। राज जब मालिक नहीं बना तो वो आगे भी विकास को ओनर नहीं बना सकता। तो मोहन इज दी ओनर बिकॉज ही हैज अडॉप्टेड द ट्रांजैक्शन बाय सेलिंग इट टू राज। ठीक है, तो यहाँ पे पैसा कौन देगा? मोहन देगा। तो लास्ट में वन लाइनर डिसीजन क्या आएगा? मोहन इज। ठीक है जी, समझ में आया? लिखना कैसे है केस लॉ में, इसलिए साथ के साथ बता रही हूँ। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो केस नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का बी शुरू करते हैं। हाँ सेकंड ही कर रही हूँ। अच्छा सेकंड, थोड़ा देख लो यार, मैं भी अभी तुम्हारे साथ साथ ही एमटीपी पढ़ रही हूँ। मुझे दी अभी मैम ने, अभी क्लास के बाद निकल के दी। मैंने कहा था मेरे को मॉर्निंग में देना एक बार। चलो, आकाश ऑफ जयपुर सोल्ड 100 स्मार्ट टीवी सेट एट द ₹50,000।
आकाश ने सौ स्मार्ट टीवी एट द प्राइस ऑफ ₹50,000 पर सेट। किसको बेचे हैं? वरुण को। ठीक है। ही डिलीवर्ड द टीवी सेट्स टू चिराग। वरुण ने किसको दिए? चिराग को। अ ट्रांसपोर्ट कैरियर फॉर ट्रांसमिशन टू वरुण। यानी कि आकाश ने चिराग को दे दिया। चिराग कौन है? कैरियर है कि भैया सामान किसको दे देना? वरुण को दे देना। वरुण फर्दर सोल्ड दीज 100 टीवी सेट्स टू सार्थक। और वरुण ने ये किसको बेचे हैं? सार्थक को। एट दी प्राइस ऑफ ₹60,000, यानी कि 10,000 रुपए का मुनाफा उसने अपनी जेब में रखना था और उसने उसको कितने पे देने हैं? 60,000 पे देने। ऑन रीचिंग दी गुड्स एट दी डेस्टिनेशन, वरुण डिमांडेड दी डिलीवरी बट चिराग wrongfully refused to deliver the goods to Varun. That is why he failed to deliver TV sets to Sarthak and suffered a huge loss on account of non-delivery. Akash came to know about this. He directed Chirag to stop the delivery to Varun and re-deliver the goods to him at Jaipur. फैक्ट समझ में आया? wrongful refusal है चिराग का, सेल ऑफ गुड्स एक्ट याद करो, wrongful refusal by the carrier। ठीक है। वरुण को नुकसान हो गया इस कारण, क्योंकि वो आगे नहीं दे पाया। तो फिर आकाश ने क्या बोला? कहाँ गया? ही डायरेक्टेड चिराग टू स्टॉप द डिलीवरी। तो आकाश ने कहा भैया अब उसको सामान देना ही नहीं है और मुझे क्या कर दो? वापस कर दो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। वेदर आकाश हैज द राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट? बताओ। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट चिल्ला के मैंने बताया था, एक ही कंडीशन में मिलेगा, जब बायर क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो जब वो इंसॉल्वेंट हुआ ही नहीं है तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट तो आकाश को कभी मिलेगा ही नहीं। तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट तो वो कर ही नहीं सकता, वो ये रीडायरेक्ट कर ही नहीं सकता कि भाई सामान जो है आप मुझे वापस दे दो। वेदर वरुण कैन क्लेम लॉस सफर ड्यू टू नॉन डिलीवरी फ्रॉम आकाश? रॉन्गफुल रिफ्यूजल है तो ये नुकसान है उसकी भरपाई वो करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है जी, बात समझ में आती है? दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं? चले आगे बढ़े, आ जाओ। Ram wants to incorporate a company in which he will be the only member. राम को एक कंपनी बनानी है जिसमें उसको अकेले को क्या बनना है? मेंबर बनना है। According to provisions of the Companies Act 2013, what type of company can be incorporated? What are the silent features of this type of company? 7 नंबर में कैसी कंपनी बनाएगा वो? एकलो चला, याद है? जब अकेला ही चलना है, अपनी परछाई पर ही बस भरोसा है, दूसरा किसी पे नहीं, तो कैसी कंपनी बनाओगे? ओपीसी बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था, 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया था। पहले तो कंपनी, एक मेंबर, डायरेक्टर, 1 से 15, याद है? फिर सब्सक्राइबर कौन हो सकता है? नेचुरल पर्सन होगा, इंडियन सिटीजन होगा, 120 डेज पिछले साल में यहाँ पे रहा होगा। एक बंदा क्या करेगा? एक ही ओपीसी बनाएगा। फिर हम आ गए थे नॉमिनी पे, फिर नॉमिनी का नाम जाएगा आरओसी में, याद है? आप जितनी मर्जी बार चेंज कर सकते हो। नॉमिनी भी कैसा होगा? नेचुरल पर्सन होगा, रेजिडेंट हो गया, 120 दिन पिछले साल में यहाँ पर रहा हो। नॉमिनी भी एक व्यक्ति एक ही कंपनी में हो सकता है। और फिर हमने पढ़ा था कन्वर्जन वॉलंटरी या फिर कंपल्सरी। वॉलंटरी 2 साल से पहले नहीं, कन्वर्जन में हमने क्या पढ़ी थी? स्पेसिफिक लिमिट्स पढ़ी थी कि आप उस लिमिट से बाहर हो जाओगे तो आपको कंपल्सरी कन्वर्जन करना पड़ेगा, ईदर टू प्राइवेट और टू पब्लिक। 7 नंबर में दिया, आराम से लिखो। 7 नंबर और क्वेश्चन आराम से 8-9 मिनट लेके तसल्ली बख्श ओपीसी लिखो। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वैसे ही मजा आ जाता है पेपर में। ठीक है जी, सारे प्रोविजन जो मैंने अभी बोले, क्योंकि देखो उन्होंने क्या पूछा, सारा ही पूछ लिया ओपीसी, तो तुम सारा लिख कर आओ, पॉइंट फॉर्म में लिख कर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन कंटेंट कुछ मत छोड़ कर आओ। जो जो मैंने अभी बोला वो सारा लिख कर आओ। ओपीसी का बनाया था ना फ्लो चार्ट, सारे नोट्स बनाए थे, सब कुछ किया था, एज इट इज लिखो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी आगे चले। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो 7 नंबर फ्री के। चलो,
Referring to the provisions of the Limited Liability Partnership Act 2008, answer the following. Under what circumstances a limited liability partnership is compulsorily required to change its name? लक्स वाला याद आया? Also explain the compliance requirement following the change of name and the consequences if any in case of default therein. दो तरीके से नेम चेंज होता है, वॉलंटरी एंड कंपल्सरी. कौन बच्चा बताएगा? चलो बताओ. अब तो पेपर सर पर है. रिक्वायरमेंट बता दो मुझे. वॉलंटरी में तो आप फिर से एक नेम अप्लाई करोगे, नेम अप्रूवल लोगे. हाँ जी बताओ. कंपलसरी में जब किसी और कंपनी की वो किसी और कंपनी का नाम लगा देते हैं अपने आइडेंटिकल विद द एग्जिस्टिंग कंपनी और विद इट्स रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से भी आपका नाम मैच हो रहा है तो भी सरकार क्या भेज देगी? नोटिस भेज देगी कि आप क्या करो, अपना नेम चेंज करो. और जब आपके पास नोटिस आता है तो आपको उस नोटिस को क्या करना पड़ेगा? कंप्लाई करना पड़ेगा. और उसमें आपको जो है अपना रेजोल्यूशन वगैरह सब पास करके यू हैव टू चेंज द नेम ऑफ योर. इसमें तो खाली हमको कंपलसरी वाला लिखना पड़ेगा. हाँ खाली कंपलसरी वाला लिखना है, इसमें वॉलंटरी नहीं लिखना है. तो मैंने जस्ट आपको बताया. 4 नंबर का क्वेश्चन है. यू जस्ट सिंपली राइट कंपलसरी कन्वर्जन ऑफ नेम. ठीक है, वॉलंटरी नहीं लिखना है यहाँ पे. हाँ जी समझ में आया. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, 4 नंबर में है. ये भी मेरी तरफ से तो एक ढंग से फ्री के नंबर ही है. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. कंपलसरी है तो मतलब पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी वो सब? सेंट्रल गवर्नमेंट तो नोटिस भेजती है बस आपको. फाइन भी लगाएगी ना. वो तो अगर आप उसको ऑर्डर कंप्लाई नहीं करोगे तो फाइन लगाएगी. ऑर्डर कंप्लाई कर लिया आपने टाइम से तो फिर तो ना लगाएगी. ठीक है. चलो एक तो पहले आपने गलत नाम से रजिस्टर कर दिया. चलो कर दिया, अब उसको नेम भी चेंज करने के लिए वो बेचारा नेम भी चेंज करना नहीं करता है. ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं होगी तो फिर वो पीनल प्रोविजंस है. वो लिखने आप लिख सकते हो, उसमें लिख दो क्योंकि उन्होंने कोई फैक्चुअल केस तो बोला नहीं है. डिफॉल्ट देयर ऑन लिखा है. हाँ तो वे कह रहे हैं एनी केस डिफॉल्ट देयर एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे तो फाइन लगेंगे. वो पीनल प्रोविजंस जो है आप आगे इसमें लिखो. ठीक है जी. चलो नेक्स्ट आते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ये एक नया कॉन्सेप्ट था, ये भी मैंने आपको डिक्टेट करा दिया था. ठीक है. ये सारे आपके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं. इसमें फैक्ट्स लिखने नहीं है, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस ये नहीं है. आगे आ जाओ जी. 2 नंबर में ही है तो बस खाली डेफिनेशन लिख के आप छोड़ दो. नेक्स्ट आ जाओ. रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनर. अरे क्या हो गया बोलो. Referring to the provisions of the Indian Partnership Act 1932, answer the following. उन्होंने बहुत कुछ सिमिलर पैटर्न दिया है. आपका जो सितंबर वाला पेपर था, पहला क्वेश्चन तो जून वाला ही था. हाँ ये खैर एमटीपी है ना. ये तो कुछ भी एमटीपी तो फिर अभी जो एक्चुअल पेपर आएगा वो हो सकता है इससे बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट हो. एमटीपी से एमटीपी बट नो डाउट. देखो सीक्वेंस बोलो या तुम एक पैटर्न बोलो वो तो यही रहेगा. लेकिन यहाँ पे उन्होंने जितने नंबर के दिए हुए हैं जिस तरीके से दिया हुआ है जरूरी थोड़ा ना ऐसा नहीं है ऐसे ही आएगा. या क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो भी जाते हैं नहीं भी हो जाते. आईसीएआई इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. बट ये कि हाँ ये तुम्हें आता है तो ये कॉन्फिडेंस तुम्हें आ जाएगा कि भैया पेपर हमें आता होगा. ठीक है. अच्छा लेवल यही रहता है. देखो राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म नेम्ड एज आरएस एंड कंपनी. राम और श्याम क्या है? पार्टनर्स हैं. फॉर्म का नाम क्या है? आरएस कंपनी. ये भी मैंने तुम्हें बताया था. आरएस एंड कंपनी एंड आरएस प्राइवेट लिमिटेड फर्क होता है. कंपनी लगा तो फर्म होगी और प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगी है तो कंपनी होगी. ठीक है. गौरव अ रिनाउंड बिजनेसमैन इज देयर कॉमन फ्रेंड. गौरव इनका क्या है? एक कॉमन फ्रेंड है. ये तो मैंने क्लास में कराया हुआ था. चलो राम इंट्रोड्यूस गौरव टू साहिल. राम ने गौरव को इंट्रोड्यूस किया किससे? साहिल से. अ सप्लायर टू द फर्म एज इज न्यूली ज्वाइंट पार्टनर. यानी कि उसने साहिल को क्या बताया कि गौरव हमारा क्या है? न्यूली ज्वाइंट पार्टनर है. और ये साहिल कौन है? इनका सप्लायर है. यानी कि थर्ड पार्टी होगी.
गौरव knowing that he is not a partner preferred to keep quiet in such an introduction. और गौरव फिर भी चुपचाप बैठा है, मतलब वो बार बार राम बोल रहा है ये हमारा नया पार्टनर है और गौरव महाशय जो है वो चुपचाप बैठे हुए हैं. This information about Gaurav being a partner of the firm was shared by Sahil with another businessman Madhav. साहिल ने ये बात किसी और बिजनेसमैन को बताई जिसका नाम क्या है, माधव है. नेक्स्ट डे साहिल सप्लाइड दी रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट. साहिल ने फर्म को क्या दिया है, क्रेडिट पे कुछ सामान दिया है, ठीक है. एंड माधव लेंट ₹5 लाख टू दी फर्म फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑन दी अंडरस्टैंडिंग दैट गौरव इज अ पार्टनर ऑफ दी फर्म. माधव ने भी फर्म को क्या दिया है, कितने का दिया, 5 लाख रुपए का. 5 लाख रुपए का लोन दिया है ये सोचते हुए कि गौरव क्या है, पार्टनर है. ऑन ड्यू डेट द फर्म फेल्ड टू डिस्चार्ज इट्स लायबिलिटी टुवर्ड्स बोथ. फर्म ने ना तो साहिल का क्रेडिट का पे जो सामान लिया था वो पैसे चुकाए हैं और ना ही माधव के 5 लाख रुपए का लोन चुकाया है. एडवाइस गौरव वेदर ही इज लायबल टू साहिल एंड माधव फॉर द अफोर्सेड लायबिलिटी ऑफ द फर्म. कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन, पार्टनर बाय एस्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है. याद है वो मैंने कहा था वो 3 पत्ती खेलता था, फिर गाड़ी में बैठ के साथ में चला गया, फिर बड़ी बड़ी बातें की, जी हम बैठे हैं, पार्टनर हूँ, उसकी बात पे भरोसा करके उधार दे दिया. फिर आगे भी कहानी सुनाई थी मैंने, चलो उसने तो उधार दिया, ये बात सुन के किसी और ने भी बाद में दे दिया, तो बताओ जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है किसकी तरफ लायबल होगा. एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने क्लास में किया. अब आंसर मुझे बताओ कि ये जो गौरव है वो किसकी तरफ लायबल होगा, साहिल, माधव या दोनों. साहिल की तरफ गौरव जो है सॉरी लायबल होगा, क्योंकि उसको सिर्फ एक ढंग से इनडायरेक्टली क्या दिया, रिप्रेजेंटेशन दे दी ना, चुप बैठा है. चुप बैठा है यानी कि हमने इसके ऊपर एस्टॉपल लगा दिया कि भाई तू चुप बैठा है, तो यानी कि तू एक्सेप्टेंस दे रहा है कि हाँ मैं पार्टनर हूँ, मैं पार्टनर वाली जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ. लेकिन माधव को उसने कुछ नहीं बोला है, माधव के लिए वो लायबल नहीं है. तो पार्टनर बाय एस्टॉपल सिर्फ उसी के लिए लायबल होता है जिसको उसने क्या दिया है, एक ढंग से ये थॉट दिया है या ये रिप्रेजेंटेशन दिया है कि मैं भी पार्टनर हूँ. बाकी कोई चौथा पर्सन, 5वां पर्सन जो होगा उसके लिए पार्टनर बाय एस्टॉपल या होल्डिंग आउट लायबल नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली में वो पार्टनर. या समझ में आया ये क्वेश्चन, ये हमने क्लास में किया हुआ है एग्जैक्ट केस में. तो पहले क्या लिखोगे, पार्टनर बाय एस्टॉपल पे पूरा अपना डेफिनेशन लिखोगे, पूरा उस पे अपना कॉन्सेप्ट लिखोगे, फिर उसके बाद ये फैक्ट लिखोगे, फिर उसमें लिखोगे बिकॉज दिस रिप्रेजेंटेशन इज टुवर्ड्स साहिल ओनली एंड नॉट टू द माधव. तो गौरव इज लायबल टुवर्ड्स द साहिल बट नॉट टुवर्ड्स टू द. ठीक है जी, चलें आगे. 4 नंबर का क्वेश्चन है. अगर हमें कहते हैं बाद में वो नोटिस दे देता है, लेकिन देखो बच्चे कभी भी इस ढंग के केस लॉस में ना अपनी टांग नहीं अड़ानी है. जनरल रूल यहाँ पे आगे खत्म हो जाता है. अगर वो आगे यहाँ पर कहते कुछ नोटिस की बात करते तब हम एक्सटेंशन में जाते कि अगर उसने नोटिस भी नहीं दिया है और फिर वो किसी थर्ड पार्टी के लिए भी आगे कुछ लोन या कुछ इस ढंग से होता है तो वो लायबल हो जाता है. क्वेश्चन में पूछेंगे तो हम वहां तक जाएंगे, ये तो हम नहीं जाएंगे. अपनी तरफ से एडिशन डिलीशन क्वेश्चन में हमें नहीं करनी है. ठीक है जी, चलो जी, समझ में आया सबको. सेकंड पे आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, ए का सेकंड आ जाओ. ऑन एडमिशन एज अ न्यू पार्टनर अश्विन अग्रीड टू बी लायबल फॉर द एग्जिस्टिंग डेट्स. ये भी हमने क्लास में किया. ठीक है, रेफर टू एज दी ओल्ड डेट्स. याद है मैंने कहा था आ बैल मुझे मार, कुछ लोगों को शौक होता है, याद आया, एग्जाम्पल भी दिया था इस पे. ऑफ द फर्म बाय एन अग्रीमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग अश्विन. सारे पार्टनर्स ने साइन किया है और अश्विन ने भी साइन किया नए पार्टनर के कि मैं तुम्हारे पुराने डेट्स के लिए भी क्या रहूंगा, लायबल रहूंगा. एग्जामिन वेदर अश्विन विल बी लायबल इन अ सूट फाइल्ड बाय द क्रेडिटर अगेंस्ट द फर्म एंड ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फॉर रिकवरी ऑफ द ओल्ड डेट ऑफ द फर्म. हाँ जी, अश्विन लायबल है. मेरा नाम प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. पेपर में नहीं होनी चाहिए. मैंने ये तुम्हें अच्छे से बताया था. ABC पार्टनर है, याद करो. डी एडमिट हुआ है, डी ने ABC को बोला तुम्हारे सारे पुराने डेट्स के लिए मैं लायबल. डी एडमिट हुआ है 1 जनवरी 2025 को.
एक मिस्टर एक्स आ गए, इन्होंने उधार दिया था 2024 में। हाँ जी, क्या वो डी से रिकवरी कर सकते हैं? नहीं, जब का ये डेट है डी तब था ही नहीं। क्रेडिटर्स डायरेक्टली डी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, डी से कुछ नहीं मांग सकते, बिकॉज डी वॉज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट दैट टाइम। ये फॉर्म से ही मांगेंगे, ए बी सी डी से मांग ले, क्योंकि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भाई। डी से नहीं मांगेगा कोई भी क्रेडिटर सीधा कि भाई तू भी पैसा दे। याद आया? मेरे को तो टेंशन हो रही है। नहीं, क्लास में किया था ये हमने, अब एबीसी से मैंने कराया तो अब ध्यान आ गया सबको। ठीक है जी। तो अश्विन इज नॉट लायबल टू क्रेडिटर्स डायरेक्टली, कोई भी क्रेडिटर अश्विन के बाद डायरेक्टली नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमें कहते हैं एडमिशन हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट कहता है नया पार्टनर एडमिट हुआ है। वैसे तो वो प्रोविजन में क्या लिखोगे? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जिस दिन से एडमिट होते हैं उस दिन से उसकी लायबिलिटी होती है। बट अगर नया पार्टनर चाहे तो बैक डेट से क्या ले सकता है? लायबिलिटीज ले सकता है। बट ड्यू टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट he will not be liable to creditors directly, or creditors can't sue the new admitted partner directly. ये चीज लिख कर आओगे बेटा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये वाला? अश्विन सीधा हो गएगा भाई, तेरे से सीधा नहीं बात करता, जा तू, ठीक है, बाद में आना। चलो जी आगे चले, अब आ जाओ 3 का B1। अब देखो सब पार्ट देखो, ए के भी 2 पार्ट्स, यही बोला था मैंने तुमको। फिर बी के सब पार्ट्स। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ये चौथा केस, तीसरा केस लॉ है ये, और क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है अभी तक तुम्हारा। चलो, एमएन लिमिटेड बोरोडा, एमएन लिमिटेड ने एक सिक्योर्ड लोन लिया है 5 करोड़ का स्टार बैंक लिमिटेड से। एमएन लिमिटेड borrowed a secured loan of 5 crore from Star Bank Limited। बैंक नहीं है बेसिकली, है लिमिटेड ही, बैंक का नाम दे दिया तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। टू मीट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, however the borrowing powers of the company under its memorandum of association were restricted to 1 crore। MOA क्या कहता है कि एमएन लिमिटेड कितने का लोन ले सकती है? 1 करोड़ का ले सकती है। and rupees 4 crore the bank नहीं, अच्छा हाँ, restricted to 1 crore। the bank released the loan amount in 2 installment। बैंक ने 2 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दिया है एमएन लिमिटेड को। एक तो दिया है 1 करोड़ का और दूसरा दिया है 4 करोड़ का, यानी कि 5 करोड़ का लोन 2 तरीके से गया, एक 1 करोड़ का और एक 4 करोड़ का। On the due date for repayment of the loan, the company refused to accept the liability of rupees 5 crore on the ground that the borrowing was ultra virus the company। जब ये लोन वापस करने का टाइम आया तो कंपनी ने क्या बोला कि ये तो क्या थी, हमारी अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन थी। द कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट शो दैट द कंपनी हैज यूटिलाइज्ड द लोन अमाउंट ऑफ 3 करोड़ फॉर रीपेमेंट ऑफ इट्स लॉफुल डेट्स। अफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन बुक में खोलो, ये भी कराया है मैंने, अभी रीड करते हैं वहां से। द यूटिलाइजेशन ऑफ, हाँ अभी वही रह गया था हमारा जो मुझे अभी कराना है रिवीजन में, मैराथन में कर लेंगे अभी, ठीक है। द यूटिलाइजेशन, पहले क्वेश्चन सुन लो। द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिमेनिंग 2 करोड़ कैन नॉट बी ट्रेस। ये देखो, ये इन्होंने आगे आज बढ़ के क्वेश्चन में पूछा है। उन्होंने देखो 2 बातें बोली हैं। उन्होंने कहा 3 करोड़ का तो कंपनी ने क्या किया है, लोन पे कर दिया अपना, रीपेमेंट ऑफ लोन। मैंने आपको सबरोगेशन कराया था। अल्ट्रा वायरस वाला अगर खोलना है तो खोल लो, चलो खोलो जी फटाफट। मुझे भी कोई बुक दे दो तो मैं पेज नंबर बता दूं। जहां हमने अल्ट्रा वायरस का टॉपिक किया है वहां पे चले जाओ। मैं भी पेज नंबर बताती हूँ आपको, पेज नंबर 25।
हाँ जी, राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन मिला सबको? राइट्स ऑफ थर्ड, पेज नंबर है 27, राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन, मेरी बुक का पेज नंबर मिल गया सबको? इसी पे क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने क्या बोला कि 3 करोड़ तो एमएल लिमिटेड ने कहां कर दिया, अपने उधार चुकता कर दिए, ठीक है, अपने डेट्स चुकता कर दिए। बाकी 2 करोड़ जो है वो हमें नहीं पता, उन्होंने अभी उनके बैंक अकाउंट में पड़े हैं या उनके पास पड़े हैं या उन्होंने क्या किया है, वो कैसे अनट्रेस्ड है, हमें नहीं पता। रेफरिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, मैं से भी अंडरलाइन कर देती हूँ, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन ऑफ द कंपनी denying the repayment of the loan and explore the remedy if any available to the bank for recovery of the loan। यानी कि अगर क्या स्टार बैंक लिमिटेड इसकी रिकवरी कर सकता है, पहले तो लिखना कैसे बाद में डिस्कस करूंगी, पहले मुझे आंसर बताओ। हाँ जी बताओ, देखते हैं कौन बताता है इसका। 1 करोड़ तो मिलेगा, ये तो हम सबको क्लियर है क्योंकि वो तो उनके एमओए में लिखा है कि भैया 1 करोड़ का तो वो लोन ले सकती है, तो 1 करोड़ तो अल्ट्रा वायरस है ही नहीं, तो 1 करोड़ तो स्टार बैंक लिमिटेड को मिल ही जाएगा, ये तो हमें क्लियर है। अब बाकी बात आती है कितने पे, 4 करोड़ पे, कि 4 करोड़ मिलेंगे या 4 करोड़ नहीं मिलेंगे। अब मुझे बताओ, बताओ जी। 3 में से हम माने कि चलो 1 तो मिल ही गया, वापस हो गया, यानी कि 2 करोड़ के यहाँ पे डेट्स पे किए एमएन लिमिटेड ने, बताओ। अब इसमें पढ़ो सबरोगेशन का पॉइंट। If the company pays any debt by using such money, यानी कि आपने कोई अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन किया, उसमें कोई उधार लिया है और उधार से अपने कोई उधार चुका दिया, यही मतलब है। The lender shall have a right to recover such money from the company. However, he shall not have right to any security to which the creditor was entitled to. ML लिमिटेड ने सपोज करो, ऐसे समझाने के लिए बता रही हूँ, क्वेश्चन में नहीं दिया, उन्होंने किसी मिस्टर एक्स का उधार चुकाया, मिस्टर एक्स से चले गए पैसा लेके, अब एक्स की जगह कौन सबरोगेट हो जाएगा, लेकिन रहेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सबरोगेशन का क्या मतलब होता था, दूसरी की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाना। तो एमएन लिमिटेड ने इस पैसे से जिसका उधार चुकाया वो तो मजे में पैसे लेके चला गया, पैसे किसके फंसे, स्टार बैंक लिमिटेड के। तो स्टार बैंक लिमिटेड किसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो गया, एक्स की जगह। एक्स कंपनी का क्या था, क्रेडिटर था ना, लेकिन स्टार बैंक लिमिटेड रहेगा क्या, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। भैया जब पैसा मिलेगा मिलेगा। ये 3 करोड़ की बात समझ में आई। 3 करोड़ में से 1 करोड़ तो मिल गया क्योंकि वो ऑथराइज था, बाकी में से हम कह रहे हैं कि भैया उधार चुका दिया उन्होंने, तो उधार वाली जगह पर आकर कौन बैठ गया, ये बैठ गए, स्टार बैंक लिमिटेड वाले बैठ गए। चाहे ये इसमें से ले लो 2 करोड़ या इसमें से ले लो या जैसे भी है, बाकी 2 करोड़ उन्होंने बोला अनट्रेस्ड है, नहीं पता। अब अगर ये कंपनी के अकाउंट में पड़े हैं तो ले लो वापस। इंजंक्शन देखो, इसमें इंजंक्शन सेकंड पॉइंट दिया है मैंने, वो भी मैं रीड करती हूँ अभी। इफ द मनी इज इन स्पेशी, स्पेशी का क्या मतलब होता है, इन दी सेम फॉर्म, पड़ा हुआ है उसकी तिजोरी में या उसके किसी उसमें, द लेंडर कैन ऑब्टेन अ ट्रेसिंग ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट एंड द कंपनी शैल बी लायबल टू रीपे सच मनी। देखो दोनों पॉइंट्स मैंने बुक में दिए हैं, दोनों हमने क्लास में किए थे और उसी पे क्या ही है। हाँ जी क्लियर है, डाउट है कहीं, एक एक करके लेयर्स में बांटो और फिर उसको एक एक करके आंसर करो। अब लिखते वक्त सबसे पहले तो क्या लिखोगे, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है भाई। अब उस पे पेज भरने मत बैठ जाना क्योंकि इन्होंने अल्ट्रा वायरस पे क्वेश्चन नहीं पूछा, अल्ट्रा वायरस से आगे के जो राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज है उस पे क्वेश्चन पूछा है बेसिकली। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस 4-5 लाइन में, और खाली एक केस का रेफर कर दोगे, एशबरी रेलवे कैरेज वाली कंपनी का नाम लिख के और 2 लाइन उस पे, यहाँ पे तो अल्ट्रा वायरस हो गया। फिर अब सीधा किस पे आ जाओगे, रेमेडीज पे, वो लिखोगे और फिर एक एक करके इनका क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे। पहला कि यस ट्रांजैक्शन इज अल्ट्रा वायरस बिकॉज इट इज बियॉन्ड एमओ, लेकिन लिखोगे बट कंपनी विल रीपे 1 करोड़ बिकॉज ₹1 करोड़ लोन इज विद इन दी एमओ, वो अल्ट्रा वायरस नहीं है। फिर दूसरी लाइन पे, ऊपर वाली लाइन छोड़ देना, नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे कि 3 करोड़ इज फॉर द रीपेमेंट ऑफ इट्स लॉफुल डेट, तो सबरोगेशन अप्लाइज। सबरोगेशन का पॉइंट मैंने यहाँ से पढ़ दिया। फिर तीसरा विच 2 करोड़ नॉट ट्रेसेबल,
उसमें क्या हाँ ऑब्वियसली इंजंक्शन का मतलब यही है, ठीक है ना, इंस्पेशी होना चाहिए। वो इन्होंने यहाँ में नहीं बताया तो हमें भी नहीं पता, हमने भी वही लिख दिया, अगर इंस्पेशी है तो मिलेगा, नहीं तो फिर पता नहीं, ठीक है जी। सिक्योरिटी तो वैसे भी नहीं मिलती है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 4 नंबर में दिया है, बहुत कंटेंट है तुम्हारे पास लिखने के लिए, इसलिए मैंने बोला अल्ट्रा वायरस को पूरा लिखने मत बैठ जाना। अल्ट्रा वायरस को भी आपको 10 लाइन में क्या करना है, 8 से 10 लाइन में समराइज करना है यहाँ पे, ठीक है जी। समझ में आ गया, लिख पाओगे ना ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी बुक में से है हमारी। आगे बढ़े, सेकंड पे आ जाए, बी के सेकंड पार्ट पे। जहां दिक्कत आए क्वेश्चन में पूछ लेना रोक के, ठीक है। मैं इसीलिए बुक खुलवा रही हूँ कि ताकि हमें ये पता रहे कि सब हमने पढ़ा हुआ है, और अगर कुछ रिवाइज नहीं किया है तो वो कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। After incorporation of Unique Private Limited on 15th May 2024, Unique Private Limited है एक, किस दिन बनी है ये, 15 मई 2024। The share certificates were issued to अर्नब। अर्नब को क्या इशू किए, शेयर्स इशू किए हैं। सोहेल एंड सुमन बीइंग सब्सक्राइबर्स टू द MOA ऑफ द कंपनी विदाउट affixing द कॉमन सील देयरऑन एंड अंडर द सिग्नेचर ऑफ अर्नब एंड सोहेल। वो कौन है, इसके सब्सक्राइबर्स कौन है? अच्छा तीनों ही, अर्नब, सोहेल एंड सुमन, ये तीनों क्या है, MOA के सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है जी। शेयर इन्होंने सिर्फ इशू किसको किए, अर्नब को किए। आगे आ जाओ जी। लेकिन इसमें इन्होंने क्या नहीं किया, कॉमन सील अफिक्स नहीं किया, एंड अंडर दी सिग्नेचर ऑफ अर्नब एंड सोहेल। और यानी कि ये जो 2 सब्सक्राइबर्स हैं, हम मान रहे हैं कि यही डायरेक्टर्स भी हैं, ठीक है, क्योंकि अलग से तो इन्होंने कुछ वो दिया नहीं है। अच्छा लिखा है 2 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अर्नब और सोहेल के इसमें क्या है, साइन है। द कंपनी हैज येट टू अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी ने अभी कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं किया है। ऑन ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय सुमन अ डायरेक्टर, सुमन भी एक और डायरेक्टर है, ये जो 3rd वन है, अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। ये जो शेयर इशू हुए हैं ना, इसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन रेज किया है किसने, सुमन ने। और क्या उसने क्वेश्चन किया है कि भाई ये जो सर्टिफिकेट है ये किसने साइन किए, 2 डायरेक्टर्स ने साइन किए। क्लैरिफाइड दैट सिंस द कंपनी हैज ऑप्टेड नॉट टू हैव द कॉमन सील फॉर द कंपनी, द शेयर सर्टिफिकेट साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स आर वैलिड, ठीक है। अर्नब और सोहेल क्या कह रहे हैं कि भैया ये वैलिड है क्योंकि कॉमन सील हमारे पास है नहीं, तो 2 डायरेक्टर्स ने इसको क्या कर दिया है, साइन कर दिया है। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, examine the correctness of the objection raised by one of the directors and in response the clarification offered by other directors. Would your answer be different if the company had a company secretary? इससे सीधा क्वेश्चन नहीं हो सकता, बताओ क्या होगा आंसर। कॉमन सील, जब हमने फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ा था तो मैंने कॉमन सील की तुम्हें कहानी भी बताई थी। कंपनी तक 1956 तक ले गई थी मैं तुमको, मैंडेटरी ऑप्शनल, मैंडेटरी ऑप्शनल, याद है। आज की डेट में क्या प्रोविजन है कॉमन सील का, ऑप्शनल है। और अगर कॉमन सील नहीं है फिर क्या करेंगे, 2 डायरेक्टर। और अगर कंपनी सेक्रेटरी है, और अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो भी मैंडेटरी नहीं है कि कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, 2 डायरेक्टर। देखो अगर कॉमन सील है तब तो कॉमन सील का ठप्पा मारना पड़ेगा, बट क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम कॉमन सील नहीं रखेंगे। कॉमन सील है ही नहीं, जब कॉमन सील है ही नहीं तो 2 डायरेक्टर्स या फिर प्लस कंपनी सेक्रेटरी। और कंपनी सेक्रेटरी हो भी तो इन दोनों के बीच में और है, तो 2 डायरेक्टर्स ने साइन किया है यहाँ पे। तो कौन कौन है, अर्नब, किसने साइन किया, अर्नब एंड सोहेल ने साइन किया। तो 2 डायरेक्टर्स हैव साइन, तो बिल्कुल वेरी मच वैलिड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सिंपल प्रोविजन है इसमें, ठीक है। कॉमन सील के बारे में लिखोगे पहले कि भैया कॉमन सील ऑप्शनल है, कॉमन सील नहीं है कंपनी में तो 2 डायरेक्टर साइन कर सकते हैं या फिर 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है। कंपनी सेक्रेटरी है तो भी मैंडेटरी नहीं है कि कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, तो भी अगर 2 डायरेक्टर्स ने कर दिया तब भी
उतना ही वैलिड है हमारा डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे 2 डायरेक्टर्स है साइन, तो सर्टिफिकेट इज वैलिड। 3 नंबर में दिया, इतना कंटेंट बहुत है तुम्हारे लिए लिखने को। हाँ जी, ये क्लियर है सबको? आगे बढ़े। अगर कॉमर्शियल होती फिर मारनी पड़ती, तो प्रोविजन यही है, देयर इज नो तो लिखा है बड़ा स्पेसिफिकली उन्होंने, क्वेश्चन में नहीं है उनके पास। चलो जी आगे बढ़े। चलो अच्छा हाँ, इसमें रह गया व्हाट योर आंसर बी डिफरेंट इफ दी कंपनी एड अ कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा ये भी मैंने आंसर कर दिया हो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी 2 डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका सी पार्ट आ जाओ। एक्सप्लेन द टर्म वेजरिंग अग्रीमेंट इन द लाइट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ऑल्सो एक्सप्लेन सम ट्रांजैक्शन रिजेंबलिंग वेजरिंग अग्रीमेंट बट विच आर नॉट वॉइड। फिर से 6 नंबर में बिल्कुल सीधा क्वेश्चन। वेजरिंग के कितने एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे? वेजरिंग के 5 एसेंशियल एलिमेंट पढ़े थे, बता दो जरा फटाफट। सेक्शन कौन सा था? 30। वेरी गुड, चलो शुक्र है यार, आई एम वेरी हैप्पी। हाँ जी, अब एसेंशियल एलिमेंट बोलो फटाफट। अनसर्टेन इवेंट है, म्यूचुअल चांसेस ऑफ विनिंग एंड लूजिंग है, वो इवेंट जो है अपने कंट्रोल में नहीं है। इंटरेस्ट जो है मनी एंड मनी वर्थ में है, उसको हारने और जीतने में है, ट्रांजैक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बारिश पे शर्त लगाई थी, याद है? नो इंटरेस्ट इन ट्रांजैक्शन, नो इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर, ठीक है ना, वो वेजरिंग है। फिर उन्होंने वेजरिंग की एक्सेप्शन भी पूछी है, क्योंकि उन्होंने ये भी पूछा कि बताओ कौन कौन से वॉइड नहीं है। कौन कौन सी एक्सेप्शन थी? लॉटरी परमिटेड बाय गवर्नमेंट, और क्रॉसवर्ड पजल, और इंश्योरेंस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती होंगी वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो वैलिड होते हैं। और हॉर्स रेस, अगर विनर को 500 रुपए का क्या करते हो, अवार्ड अनाउंस करते हो, ये सारा पढ़ा हमने। वो एज इट इज डिस्क्रिप्टिव में पॉइंट्स बना के अच्छे से लिखाना। 6 नंबर में, दोबारा से फ्री के नंबर है 6। हाँ जी, इसको तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। चले आगे देखते जाओ, पूरी एमटीपी तुम्हें आती है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सोचो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें बार बार धक्का देती थी। 20 क्वेश्चन करने हैं, 20 क्वेश्चन करें, घड़ी देख के होमवर्क करो, ठीक है। चलो जी, और अभी तो मैंने लिखा नहीं है, वो तो मैं सिर्फ बोल रही हूँ ठीक है, बोलने में अभी हम 3 क्वेश्चन कर पाए हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ छोड़ना भी है तो भी 3 ही हुए, और अभी तो बोल रही हूँ, इसमें तो और टाइम ऐड कर लो जब तुम इसे बैठ के लिखोगे। चलो अरे बाबा सुन लो, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। चलो, मिस्टर आर एक्सटेंडेड अ लोन टू मिस्टर डी। मिस्टर आर ने मिस्टर डी को क्या दिया है? लोन दिया है विद एक्स वाई एंड जेड एज श्योरिटी। इसमें श्योरिटी कौन है? डी के एक्स वाई और जेड, ये भी हमने क्लास में किया है। विद द पेनल्टी ऑफ ₹10,000, 20,000 एंड 40,000। और इन्होंने इसमें कितना अमाउंट जो है गारंटी किया है। इसने किया 10,000, इसने किया 20,000, और इसने किया, अरे अमाउंट भी एग्जैक्टली सेम थे। नहीं, मैंने 15,000 लिया था शायद, नहीं यही था, 10,000, 20,000, 40,000। हाँ, और मैंने कहा था डी ने 70,000 का डिफॉल्ट किया। फिर 3 केसेस कराए थे, अगर वो 20,000 का डिफॉल्ट करता है, अगर वो 40 का करता है और वो 70 का करता है। देख लो एग्जैक्टली आया हुआ है, ठीक है। अब यही वो पूछ रहे हैं, आ जाओ दी। इन द इवेंट ऑफ मिस्टर डी फेलियर टू रीपे दी बोरोड मनी, अगर मिस्टर डी ने डिफॉल्ट किया तो कहाँ गया? द ट्यून ऑफ ₹40,000 एडिशनली असेस द सिचुएशन इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट अमंग दी श्योरिटीज। तो अब उन्होंने बोला कि कितने का इसने किया है? 42,000। अब फटाफट मुझे बता दो, एक्स तो 10 ही रहेगा। वो कहेगा भैया मैं तो 10 में से ज्यादा जाऊंगा नहीं। 42 में से 10 गए और 32 को ये आधा डिवाइड कर लेंगे, तो 16,000 ये
16,000 ही। ठीक है जी, सेम क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में तुम्हें क्लास में करवाया था, ठीक है ना। श्योरिटी इज लायबल फॉर डिफरेंट अमाउंट, बुक में से पढ़ना है वो, याद आ गया सबको। थर्ड पॉइंट था जहां पर हमने लायबिलिटीज ऑफ श्योरिटी पढ़ी थी, फ्लो चार्ट बनाया था, फ्लो चार्ट में तीसरे सेक्शन का सबसे लास्ट वाला पॉइंट, उस पे क्वेश्चन। तो वहीं से उठा के पहले तो थ्योरी लिख दोगे और फिर इसका क्या लिख दोगे, आंसर। 4 नंबर में है तो तुम्हें आंसर लिखने में ही तुम्हारी 10-12 लाइनें आराम से चली जाएंगी और तुम्हारे से 4 या 5 लाइन की तुम्हारा टेक्स्ट जो है तुम्हें बुक में से मिल जाएगा। हाँ जी, केस लॉ लिखने में 4 मार्क्स का तो फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने हैं, इसमें फैक्ट ही एक लाइन का लिख देना, ठीक है। और नहीं भी लिखोगे तो सीधा आंसर लिख दो, ठीक है। बट मनी तो रिप्रेजेंट करनी होगी ना, कौन कितना लायबल होगा। हाँ, तभी तो मैंने बोला एक लाइन में लिख दो कि भाई एक्स इतने के लिए लायबल है, वाई इतने के लिए, जेड इतने के लिए, डी हैज डिफॉल्टेड फॉर 40,000, तो देयर कंट्रीब्यूशन एज फॉलोज, बस उसके नीचे उसको एक एक लाइन करके लिख दो। हाँ जी, ये केस बातें करने के लिए नहीं बोले। हाँ जी, इसका आंसर लिखने में मुझे बताओ किसी को दिक्कत होगी? मैम केस लॉ कैसे लिखना है, कैसे लिखना समझ में आ रहा है? कैसे लिखना है, जो बुक में दिया है वही लिखना है, ठीक है जी, क्लियर है? चले आगे, चलो अब इसके सेकंड पे आते हैं। X agrees to pay Y rupees 1 लाख, ये भी क्लास में किया है। X agrees to pay Y rupees 1 लाख, X ने Y को बोला है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा अगर तुम Z को मार डालोगे। To pay Y, X borrows rupees 1 लाख from W, और ये 1 लाख रुपए Y को देने के लिए X ने किससे उधार लिया? W से उधार लिया, लोन लिया 1 लाख रुपए का। Who is also aware of the purpose of the loan? W को भी पता है मुझसे पैसा क्यों ले रहा है, क्योंकि Z की सुपारी देनी है इसको, मतलब सुपारी ये वाली, ठीक है। Y kills Z, Y ने तो मार डाला Z को, सब गड्ढा वड्ढा खोद के दबा दिया, ठीक है। बट X refuses to pay, ऐसे का भाई अब मैं पैसे नहीं देता, जाओ। X also to repay the loan to W। अब देखो ये तो क्लियर है कि X तो Y को पैसा देने से मना कर सकता है क्योंकि इलीगल है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, कौन सा सेक्शन था कृपया करके बताएंगे? 23, ठीक है जी। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन पहला पॉइंट ही था, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है ना। और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, उसकी किलिंग मिल रही है। कंसिडरेशन में समझाया था, लेकिन इनका क्वेश्चन ये नहीं है। इनका क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन दी वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का तो भैया अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन हो गया, वॉइड है, हमको समझ में आता है। अब वो पूछ रहे हैं एक्स एंड डब्ल्यू के बीच में भी कैसा है, वॉइड है, वैलिड है, क्या है, क्यों? एक तो इलीगल से जुड़ा हुआ कोलैटरल है, दूसरा उसको भी पर्पस पता है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। उसको पता है भैया मैं पैसा किसको दे रहा हूँ कि ये जाके उसका मर्डर करवाएगा। तो 2 पॉइंट आ गए, एक तो इलीगल के साथ जुड़ा हुआ आपका कोलैटरल पड़ा हुआ है ना, ये भी हमने, तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, वॉइड, दोनों की कोई भी लीगल वैलिडिटी यहाँ पर लिख लोगे ना। सेक्शन 23 अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, पॉइंट नंबर 1 लिखो, फिर एक लाइन डालो कोलैटरल का। कोलैटरल का अगर पॉइंट नहीं भी डालोगे तो भी, क्योंकि उसको पता है, तो भी हम कह रहे हैं कि दोनों के पर्पस क्या है, अनलॉफुल, ठीक है जी। चलिए जी, 3 नंबर में है, आराम से लिख लोगे। चलो आगे आ जाते हैं पार्ट नंबर बी पे। ऊपर वाला एक बार मैं रब कर देती हूँ। चलो जी, अब प्रॉमिस करनी है ना आगे की एमटीपी? करें ना? हाँ जी, हाँ? चलो जी, अब प्रॉमिसरी नोट तुम इमेजिन करो, हम बैठे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, हम लिख रहे हैं पेपर, हमें आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना, आ रहा है तो एकदम से खुश हो जाओ, एकदम हैप्पी हैप्पी, अब तो चक दे फटे, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो कमर कस लो भाई, अभी भी दिन है, फटाफट पढ़ लो, ठीक है। 2 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, अब तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। चलो जी, तीसरा ऑप्शन है जून, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, उसको रूल आउट कर दो, हमें इसी बार पास होना है। चलो जी, अब प्रॉमिसरी नोट, अरे भाई सुन लो,
A promissory note payable at a certain period after sight. अच्छा, what do you mean by after sight? भाई पहले तुम आओ, अपनी शक्ल दिखाओ, मुंह दिखाई करो, उसके बाद हम तुम्हें नेक देंगे। यही था आफ्टर साइट। तो आपको पहले इंस्ट्रूमेंट क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर जब आप प्रेजेंट करोगे तो वो डेट लिख के देगा कि मैं इतने टाइम के बाद पेमेंट करूंगा। या फिर हो सकता है पहले से लिखा हो कि 15 डेज आफ्टर साइट या 20 डेज आफ्टर साइट या 2 मंथ्स आफ्टर साइट। ठीक है, तो जब तक साइट पे नहीं जाओगे तब तक तो तुम्हारा कुछ आगे पेमेंट वेमेंट होने नहीं वाला है। यही था आफ्टर साइट। चलो, must be presented to the maker thereof for payment, under which scenarios presentment for payment is not necessary. आ जाओ जी डायरेक्ट बुक खोलो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आ जाओ जी, पेज नंबर बताती हूँ आपको। When presentment is not necessary. सेक्शन 76 पेज नंबर, मेरे में तो ये है, तुम्हारे वाले में देख के बताओ कितना। 218 218 मिल गया। If maker acceptor intentionally prevents presentment, closes such place. मैंने कहा था भाग गया ताला मार के। हाँ जी, तो प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं है, या फिर वेवर ही कर दिया था कि प्रेजेंटमेंट होगी या नहीं होगी, सीधा पेमेंट होगी। हाँ जी, मिला सबको। व्हेन प्रेजेंटमेंट इज, तो उसमें प्रेजेंटमेंट में जाओ ना बच्चे। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। 231 पेज नंबर पे देखो। हाँ जी, 231 पे आ रहा है, प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट, फिर अफेक्ट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक, और फिर उसके बाद व्हेन प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी सेक्शन सेंटेंस। मिल गया सबको? ये लिखना है एज इट इज पॉइंट फॉर्म में। ठीक है जी, 7 नंबर का है, तो ये समझ लो 1 पॉइंट आपका 1 नंबर का हो गया। ठीक है, क्लियर है? बुक में दिया है। ठीक है जी, चलो आगे चलते। What do you understand by law? Also elaborate the procedure for making a law. Law क्या है? Set of rules and regulations. कैसे बनता है? पहले बिल, फिर बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, राज्यसभा लोकसभा, फिर वो फुटबॉल खेलेंगे, वो उसके पाले में उसके पाले में, फिर जब दोनों उस पर सहमत हो जाएंगे तो किसके पास चला जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट साहब उस पर क्या कर देंगे? अपने सुंदर सुंदर से हस्ताक्षर। और जब वो हो जाएगा तो उसके बाद ऑफिशियल गैजेट में वो जाके छप जाएगा, नोटिफिकेशन आएगी ना, और आपका बिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे लॉ बनता है, यही पढ़ा था हमने। ठीक है जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। मेरी पहली क्लास ही यही है बैच की। अगर आपने वो मिस की है तो आप अपने रिकॉर्डेड बैकअप में चले जाना, पूरे सिलेबस का रिकॉर्डेड बैकअप है ना, उसकी पहली क्लास ऑन कर लेना। ठीक है, चलो जी, तो ये वाले क्वेश्चंस हो गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 का ए का 1, फिर ए का 1, फिर ए का 2 भी होगा मतलब। चलो, करण सुन लो। करण अग्रीड टू सेल हिज लैपटॉप टू विशाल फॉर अ प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय किरण। अच्छा, थर्ड पार्टी, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी। करण ने किसको दिया? नहीं, करण ने किसको बेचना है? विशाल। यानी कि ये हो गया हमारा सेलर, ये हमारा हो गया बायर। सोगा का क्वेश्चन है, और प्राइस किसने फिक्स करना है? किरण ने। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा? थर्ड पार्टी, जिसने हमारा प्राइस डिटरमिन करना है। However, before the delivery of the laptop, Karan changed his mind and did not share any particulars and configuration of the laptop with Kiran. करण ने किरण को बताया ही नहीं कि भैया लैपटॉप की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद डिटेल होगी तभी तो किरण प्राइस डिटरमिन करेगा या करेगी, जो भी है। ठीक है, दोनों नाम के हो सकते हैं। तो किरण ने प्राइस नहीं डिटरमिन किया, क्यों? क्योंकि करण ने उसको क्या नहीं दिया? डिटेल्स नहीं दिया।
which made her, अच्छा किरण लड़की है भैया, which made her unable to do the evaluation, जिसके कारण किरण ने evaluation नहीं की. किरण refused to do evaluation. आगे चलते हैं. Vishal needed laptop for his project, so he promised Karan that if the laptop is delivered to him, he would pay a reasonable price for it. चौथा पॉइंट हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट का क्या था, रीजनेबल था. ठीक है. However, Karan decided not to sell his laptop to Vishal. करण ने फिर भी डिसाइड किया कि मुझे अपना लैपटॉप विशाल को सेल नहीं करना है. Now Vishal wants to know from you, being a legal expert. Wow, तुम सारे लीगल एक्सपर्ट हो. हाँ तो सीए इतना लीगल एक्सपर्ट होता है, कितना बता दो. चलो जी. Whether Karan is bound by his promise as he agreed earlier to deliver his laptop to him at a reasonable price. If he does not agree to deliver, what is the other remedy available to Vishal? Advice referring to the provisions of the Sale of Goods Act 1930. अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, थर्ड पार्टी अगर प्राइस डिटरमिन नहीं करती तो कॉन्ट्रैक्ट तो वर्ड हो जाता है, बट डिफॉल्टिंग पार्टी क्या करती है, कॉम्पनसेशन देती है. तो विशाल को कॉम्पनसेशन तो मिलेगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि उसको क्या हुआ है, उसके कारण नुकसान हुआ. तो यस, विशाल कैन गेट दी कॉम्पनसेशन फ्रॉम दी, क्या किसने बेचना था, कारण से क्या ले सकता है वो कॉम्पनसेशन ले सकता है. ठीक है जी, बात समझ में आती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन. तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी क्या करोगे, पहले उस पे प्रोविजन लिखोगे, कॉन्सेप्ट लिखोगे वो वाला, और उसके बाद अपना क्या लिखोगे आप, आंसर. ठीक है जी, चलें आगे. चलो अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे. मिसेस मीनू वेंट टू द लोकल राइस. अच्छा, मिसेस मीनू जो है चावल खरीदने गई है. अरे भाई मदद करो, चावल खरीद रही है वो. चलो. मिसेस मीनू वेंट टू द लोकल राइस एंड व्हीट होलसेल शॉप पे गई है चावल खरीदने. एंड आस्क फॉर 100 kgs ऑफ बासमती. 100 किलो चावल का क्या करेंगे. चलो, 100 kgs ऑफ बासमती राइस. अरे देख लो, स्पेसिफिक उसने बताया कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को बासमती राइस चाहिए. द शॉपकीपर कोटेड द प्राइस ऑफ द सेम एज ₹125 पर केजी, टू विच ही अग्रीड. शॉप वाले ने इनको कितना प्राइस बताया है, 125 रुपए पर केजी, जिसमें वो अग्री हो गई है. मिसेस मीनू insisted that she would like to see the sample of what would be provided to her by the shopkeeper before she agreed upon such a purchase. मिसेस मीनू ने क्या बोला है कि मेरे को क्या दिखा दो, सैंपल, यानी कि सेल बाय सैंपल. The shopkeeper showed her a ball of rice as a sample. शॉपकीपर ने उनको क्या दिखाया, सैंपल भी दिखाया. द सैंपल एग्जैक्टली कॉरेस्पॉन्ड टू द एंटायर लॉट. बड़ा क्लियर उन्होंने दिया है कि जो भी उसने बाउल में एक चावल दिखाए थे, सामान बिल्कुल उसी से मैच होता है. मिसेस मीनू एग्जामिन द सैंपल कैजुअली विदाउट नोटिसिंग द फैक्ट. ये भी हमने क्लास में किया था. मैंने बस राइस की जगह तेल लिया था. 180 किलो के थे. देख लो भाई साहब, ऑयल चेक कर लो. हाँ ठीक है भाई साहब, इतना बड़ा ग्लोब लेके, ठीक है, ऐसे ही कैजुअली नोटिस किया था. याद आया, एग्जाम्पल क्लास में कराया था, उसी पे सेम देखो केस लॉ आया. बस ऑयल की जगह यहाँ पे उन्होंने क्या बदल दिया, राइस रख दिया. मिसेस मीनू एग्जामिन दी सैंपल casually without noticing the fact that even though the sample was that of basmati rice, but it contained a mix of long and short grains. अब बासमती में भी तो बहुत सारी क्वालिटी होती है ना, तो बासमती बड़ा चावल और बासमती छोटा चावल, उसमें क्या था, मिक्स था. लेकिन सेलर ने, दिखाने वाले ने वही सैंपल दिखाया है जो कि उसने एक्चुअली में उसको 100 किलो दिया है. The cook on opening the bags complained that the dish prepared with the rice would not taste the same as the quality of rice was not as per the requirement of the dish. जब कुक ने इसको खोला तो उसने कहा भैया इस चावल की तो जो डिश आपको बनवानी है वो नहीं बनेगी, क्योंकि ये छोटा बड़ा मिक्स है, तो इकट्ठे कैसे कुक होगा, वो नहीं बनेगा. Now Mrs. Meenu wants to file a suit for fraud against the seller, alleging him of selling a mix of good and cheap quality rice. Will she be successful? Answer. हमने साफ साफ पढ़ा है, bulk should correspond with the sample. और यहाँ पे तो पूरा बल्क क्या हो रहा है, मैच.
भाई किसकी गलती है, नेग्लिजेंस किसकी है, मीनू की है। उसने क्या नहीं किया, उसने चेक नहीं किया, कैजुअली बकायदा दिया है। देखो तुम दे रहे हो, तुम्हारे केस लॉज में उन्होंने हर चीज बड़ी तुम्हें क्लियर करके दी है कि क्या है और क्या नहीं है, तुम्हें सिर्फ लीगल पॉइंट्स लिखने हैं उसमें। तो उसकी गलती है, सेलर इज नॉट लायबल बिकॉज बल्क इज कॉरेस्पॉन्डिंग विद दी सैंपल। तो हमारी कोई ब्रीच ऑफ कंडीशन सेलर की तरफ से नहीं हुई है। आगे चलते हैं। Decide the fate of the case and options open to Mrs. Menu for grievance redressal as per the provisions of Sale of Goods Act. ये तो हमने कह दिया भैया कुछ नहीं मिलेगा उसको, because seller is not liable। वैसे भी अपना क्वालिटी और फिटनेस फॉर दी पर्पस कौन डिसाइड करेगा, बायर खुद डिसाइड करे कि वो डिश भैया उस चावल से बन सकती है नहीं बन सकती है, ये तो कौन डिसाइड करेगा, मीनू डिसाइड करेगी। उसको थोड़ा ना पता है, दिखाने वाले ने तो कहा मेरे पास ये ले जाना है, ले जाओ। What would be your answer in case Mrs. Meenu specified her exact requirement as to the length of rice? अभी वही क्वालिटी एंड फिटनेस में अगर बायर इज डिस्क्लोजिंग दी पर्पस एंड रिलाइंग ऑन दी सेलर स्केल, तो दो कंडीशंस जो है आपकी यहाँ पे क्वेश्चन में आ रही है। पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या आ रही है, सेल बाय सैंपल, उसमें तो भैया बरी है सेलर, सेलर इज नॉट लायबल। लेकिन दूसरी में वो क्या कह रहे हैं, अगर उसने बताया होता फिर क्वालिटी एंड फिटनेस में एक्सेप्शन लग जाती। कौन सी वाली, वो वाली कि अगर बायर ने पर्पस बताया और सेलर की स्किल पे रिलाई, फिर सेलर क्या हो जाता है। तो इस वाले केस में सेलर क्या हो जाता है। दोनों कंडीशंस लिखनी है, दोनों कंडीशंस का कंटेंट आपकी बुक में, आंसर लिखोगे फैक्ट्स के साथ, केस लॉ लिख लोगे, दिक्कत आएगी नहीं, फालतू में डरते हो, ठीक है जी। वो तो है, तो पिछले 6 महीने से तभी तो घड़ी देख देख के कह रही थी होमवर्क करो होमवर्क करो, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़े, चलो। क्वालिटी एंड फिटनेस में तो कैविट एम्प्टर आता है, वही चीज तो कह रही हूँ आपको। दूसरी कंडीशन कौन सी लिखनी है, ठीक है, कि अगर उसने कैविट एम्प्टर तब होता जब वो अपनी पर्पस नहीं बताती। यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि वो क्या बता रहा है, पर्पस बता रहा है। तो अगर पर्पस बताया है और स्किल पे रिलाई किया तो फिर कैविट एम्प्टर अप्लाई नहीं होता। कैविट एम्प्टर की एक्सेप्शन में पढ़ा था ना हमने, ठीक है। चलो जी बी पार्ट पे आ जाते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। डज नॉट मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स कंपलसरी। It impose and nor it impose any penalty for non-registration. In light of the given statement, discuss the consequences of non-registration. Section 69 डायरेक्ट लिखना है, कुछ नहीं करना, 7 नंबर में दिया है। तो पहले तो ये लिखोगे कि पार्टनरशिप फर्म का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इट्स ऑप्शनल। लेकिन क्योंकि 7 नंबर में है तो ये भी लिख देना कि फॉर्म कभी भी बनी हो, बट वो कभी भी चाहे तो क्या करा सकती है, रजिस्ट्रेशन करा सकती है। रजिस्ट्रेशन किसके पास कराएगी, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स के पास कराएगी बाय गिविंग द एप्लीकेशन। क्योंकि इन्होंने ये वाली लाइन बोली है और 7 नंबर में दिया है। ये नहीं दिया होता तो फिर हम खाली सेक्शन 69 लिख देते, कंसीक्वेंसेस, ठीक है। और ये लिखने के बाद फिर आप क्या लिखोगे, क्या हो गया बच्चे बोलो। ये वाले मतलब इसमें जैसे कि 7 नंबर के आए ना, वो सितंबर वाले में 2-2 3-3 नंबर के ज्यादा आ रहे थे। हाँ तो मैं तो कह ही रही हूँ, आईसीआई इज अनप्रेडिक्टेबल। कई बार आपको लगेगा ये क्वेश्चन 2 में और कई बार लगेगा 7 नंबर में। यू कैन हैव बोथ द एक्सप्रेशंस माय डियर, इट्स आईसीआई, ठीक है। लेकिन अगर 2 नंबर में दोगे तो उतने ही कट शॉर्ट भी कर दोगे। अगर 2 नंबर में आएंगे तो फिर हम एक ही लाइन लिखेंगे, दैट इट्स ऑप्शनल, इट्स नॉट कंपलसरी। एंड सेक्शन 69 1 2 3 खत्म। जितने नंबर का है उतना गुड़ डालो, जितने पैसे मिल रहे हैं वो उतना लिखो, ठीक है ना। चलो जी बात समझ में आ गई है, डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा। अब आ जाते हैं सी पार्ट पे, सी पार्ट का 1, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है हमारा, 5वां है ना, 5वें का सी का पहला। चलो जी, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट में अवार्ड कॉम्पनसेशन और डैमेजेस। ये लो जी आ गए तुम्हारे रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Explain the circumstances when court may award ordinary damages, special damages and liquidated damages। तीनों पढ़े हुए हमने, एक नंबर के तीनों लिख दो, 3 नंबर में लिख सकते हो। कुछ है डायरेक्ट क्वेश्चंस है। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होते हैं, जिसमें प्रॉक्सिमेट कॉज होता है। स्पेशल डैमेजेस यानी कि जिसमें प्रॉक्सिमेट नहीं होता, सामने वाले को क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि भैया ये गड़बड़ हुई तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, जिम्मेदार हो जाऊंगा। एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस, दिस इज दी रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ अ डैमेज और लॉस,
तीनों पढ़े हुए, तीनों की थ्योरी हमारे पास है, तीनों हम लिख सकते हैं। आगे आ जाओ, सेकंड पार्ट देखो। What are the conditions need to be fulfilled to make the following agreements valid without consideration as per the provisions of the Indian Contract Act 1872? बेसिकली कंसिडरेशन की एक्सेप्शन पूछ रहे हैं। अग्रीमेंट मेड बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वैलिड कंसिडरेशन होता है नहीं होता है? हाँ जी, याद आया? एक केस भी पढ़ा था, राजलकी देवी वर्सेस दूधनाथ मुखर्जी, ठीक है ना? तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन वैलिड कंसिडरेशन होता है, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है? आप इसको क्या कर सकते हो, ऑपोजिट भी इसका प्रूफ कर सकते हो, ठीक है? बट जनरली मैरिटल रिलेशन और ब्लड रिलेशन में हम क्या अज्यूम करते हैं, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, बट उतना डिटेल पूछा नहीं है उन्होंने तुमसे। तो यस, नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज अ वैलिड कंसिडरेशन, खत्म। प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट्स, एक एक नंबर में है ये, ज्यादा नहीं करना बच्चे, 3 नंबर में है। 1 मिनट में देख लेती हूँ कितने पोर्शन दिए हैं, 2 ही दिए हैं, तो 1.5 नंबर में, तो बस उतना ही लिखना है हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जैसे इसमें है टाइम बार डेट्स को बता दो कि टाइम बार डेट क्या होता है, भाई जिसकी रिकवरी की डेट निकल जाए, और रिकवरी का टाइम क्या है एज पर लिमिटेशन एक्ट, तो बस उतना लिख दो। लव एंड अफेक्शन में, मैरिटल रिलेशन में और ब्लड रिलेशन में हम assumption लेते हैं, बट इट इज रिबटेबल प्रिजम्पशन। रिबटेबल का क्या मतलब होता है, जिसके ऑपोजिट भी आप प्रूव कर सकते हो, बस उतना काफी है, 1.5 नंबर में पूछा हूँ, ठीक है जी? चले आगे, ये भी हो जाएगा। अब आपका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Mr. Y issued a check for ₹10,000 to Mr. Z, which was dishonored by the bank because Y did not have enough funds in his account and has no authority to overdraw. फटाफट से सेक्शन बता दो। वेरी 138 का क्वेश्चन भैया, डिसऑनर हुआ है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। पढ़ लेते हैं। Examine as per the provisions of the Negotiable Instruments Act 1881 whether Mr. Y is liable for dishonor of check. If yes, what are the consequences for such an offence? 138 पढ़ा था हमने भैया। जब हो गया तो फिर आप क्या करोगे, नोटिस दोगे, सामने वाला पैसे दे देगा तो ठीक है, नहीं तो इसके 1 महीने के अंदर अंदर आप क्या कर दोगे, केस फाइल कर दोगे। समरी प्रोसीजर इसका जाता है, मैंने तुमको बताया था, ठीक है ना? और चेक की मैंने पेनल्टी भी बताई थी कि आपको उसको डबल दी अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है? What would be your answer if Y issued a check as a donation to Mr. Z? हम तब भी होएगा बच्चे, क्योंकि हम कंसिडरेशन एज्यूम करते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या पढ़ा था कि आपने किसी कंसिडरेशन के लिए चेक लिया और दिया, बट हाँ अगर आप प्रूफ कर देते हो देन स्टोरी विल बी डिफरेंट, ठीक है जी? चलो, explain the term quasi contract and state their characteristics. So direct quasi contract का मतलब पढ़ा था, फिर कौन कौन से quasi contract होते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं पॉइंट फॉर्म में सारा। तुम देख रहे हो कहीं पर भी हमें पैराग्राफ फॉर्म्स में ऐसा नहीं है कि भर भर के बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज लिखने की जरूरत पड़ रही है, पॉइंटर्स में लिख सकते हो, बट योर कंटेंट शुड बी एप्रोप्रिएट, sentences should be appropriate and sentences should be complete sentences. लास्ट देखो, लाइन डालो इधर से 10-11 पॉइंट्स पढ़े थे हमने डिफरेंस के, है ना? बुक में भी दिए हैं मेरी वाली। हाँ जी, पूरे पेपर में कहीं कुछ ऐसा था जो हमने क्लास में नहीं किया, हाँ? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने तो देखो सिलेबस भी कराया, रिवीजन भी कराई, क्लास टेस्ट भी लिए, अब मॉक टेस्ट भी लूंगी, मैराथन भी करा दी, है ना? अब तुम फालतू में फिर भी डरते रहो तो क्या करें? लिखना भी तो मेरा टाइम तो देखो, क्वेश्चन पेपर जब स्टार्ट करोगे तो पहले 5 मिनट क्वेश्चन पेपर रीड करके ना टिक कर लेना कि कौन सा छोड़ना और कौन सा करना। हाँ जी, रीडिंग टाइम मिलता है आपको। तो कई बच्चे क्या करते हैं, उसमें रीडिंग में इधर उधर झांकते हैं, कहाँ सेटिंग कर ले चीटिंग की, वो उसमें टाइम लगाते हैं। तो वो सेटिंग से बचना, पेपर रीड कर लेना। देखो वरना होता क्या है, आप क्वेश्चन करना शुरू कर, सुन लो, वरना क्वेश्चन करना शुरू करते हो, फिर लगता है यार ये तो नहीं हो रहा, दूसरा कर लेता हूँ, फिर जो लिखा हुआ है वो काटते हो, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो पेपर रीडिंग आपको एक तो कॉन्फिडेंस दे देगा कि भैया अब ये पेपर है, माइंड में एक्सेप्टेंस आ गई, मुझे ये आता है और ये नहीं आता है, टिक कर लिया, ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना।
आधी जो आपकी वो पैनिक सिचुएशन है ना, वो पहले सीधा 25% पे आ जाएगी पेपर पढ़ने के बाद। तो सबसे पहले तो माइंड क्या हो गया, रिलैक्स हो गया कि अब ये मुझे करना है। फिर उसको टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लो रीडिंग टाइम में कि भैया ये क्वेश्चन इतने मिनट में, ये क्वेश्चन इतने मिनट में, ये क्वेश्चन इतने मिनट में, और 2.5 घंटे का टाइम बांटो, क्योंकि जब तुम 2.5 घंटे का टाइम अपने आप को दोगे ना, देन यू विल एंड अप इन 3 hours। ठीक है, तो अपने आप को 15 मिनट का रीडिंग टाइम जो है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। पेपर पढ़ना है, अपनी टाइम लिमिट पेंसिल से आगे लिख लेना, ये इतने मिनट में, इतने मिनट में, और घड़ी देख के पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट कर देना। वरना बच्चे क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन तो सजा के आराम आराम से, बाद में मैम पेपर छूट गया। ये गलती नहीं करनी, ठीक है जी। अच्छा, तो अभी रिवीजन में हमारा कंपनी लॉ का एमओए, नहीं एमओए करा दिया था। अच्छा, एमओए का अल्ट्रा वायरस और एओए अभी हमारा रिवीजन में रहता है। और क्लास टेस्ट जितने भी थे, मैंने कहा था उसमें से भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछना है। तो अभी कर ले और वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। अभी खत्म हो जाएगा मैम, अभी आंसर लिखवाओ उसमें से किसी का, फर्स्ट वाले का। चलो फर्स्ट वाले का लिखो, फिर आ जाओ लिखो। एक बार फर्स्ट वाले पे दोबारा से आ जाते हैं। So I am dictating the answer for first question। ठीक है जी, निकाल लो, नोटबुक्स निकाल लो। पहले इसकी होल्डिंग की, सब्सिडरी की, ठीक है, फिर उसके चले जी शुरू करें। हाँ, मैं भी इसलिए 2 मिनट का ब्रेक लूंगा। चलो लिखो। ये बुक किसकी है? चलो जी लिखो, लिखो आंसर लिखो पहले वाला। सेक्शन 126, सेक्शन 126, a contract of guarantee is a contract, a contract of guarantee is a contract to perform the promise, to perform the promise or discharge the liability, or discharge the liability
of a third person, of a third person. थोड़ा slow. In case of his default, in case of his default. Section 128, section 128, the liability of the credit नहीं ऐसे मत लिखो, लिखो it means whatever amount it means the whatever amount the creditor can legally realize from the principal debtor including interest, damages, cost of litigation, etc. Litigation, etc. The same amount he can recover from the surety. The same amount he can recover from the surety. That's why we say liability of surety is coextensive. That's why we say liability of surety is coexistence कर लो, coextensive कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, coexistence कर लो भाई, coexistence यानी कि जो लाइबिलिटी डेटर की वही लाइबिलिटी श्योरिटी की, ठीक है। अब ये तो हमने क्या लिख दिए, दोनों प्रोविजंस लिख दिए, लेकिन अब ये क्वेश्चन किस में था कि वो क्या हुआ है, इंसॉल्वेंट हुआ है। हाँ, अब आगे इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो, if the principal debtor is discharged by operation of law, example insolvency, it does not discharge, मैं 7 नंबर के हिसाब से लिखवा रही हूँ क्योंकि ये साथ में दिया है, ठीक है। It does not discharge the surety, and he remains liable for the whole amount of debt, ठीक है जी। ये तो हमने सारे प्रोविजन लिख दिए, दैट व्हाट डू यू मीन बाय गारंटी, कोएक्सटेंसिव होती है मगर इंसॉल्वेंसी जैसे केस में कोएग्जिस्टेंस काम नहीं करेगा। अब हम आ जाते हैं, अब क्या लिखना शुरू करते हैं, हम फैक्ट्स लिखना शुरू करते हैं। इन द गिवन केस, नेक्स्ट लाइन से लिखना, इन द गिवन केस Pankaj made payment for 4 monthly installments. Pankaj made payment for 4 monthly installments and after that became insolvent. In this case, debtor is discharged
by operation of law. Debtor is discharged by operation of law, and hence लिख रहे हो ना सब, and hence the liability of surety, and hence the liability of surety arises. नेक्स्ट लाइन से लिखो, therefore Suraj is liable to pay, therefore Suraj is liable to pay the remaining installments, the remaining 4 installments कर देना, गिवन है कि 4 नहीं दी, कितनी नहीं दी उसने, 5 अच्छा 7 देनी थी, 4 दे दी, हाँ 5 कर लो फिर इससे, liable to pay 5 installments, क्या बोला था मैंने, as a guarantor to Rahul, as a guarantor to Rahul. ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. अब आ जाओ नेक्स्ट लाइन से लिखो, द आंसर विल बी डिफरेंट, द आंसर विल बी डिफरेंट if Rahul sold the water purifier, if Rahul sold the, क्या हो गया, if Rahul sold the water purifier misrepresenting it as having a copper wire, copper filter, while it actually has a normal filter. The provision says, next line say, the provision says the surety will not be liable, the surety will not be liable if the creditor has obtained guarantee either by misrepresenting a material fact regarding the transaction or by keeping silence to material circumstances, keeping silence to material circumstances. Therefore, in the second part of the question, next line se likhna, therefore, in the second part of the question, Suraj is not liable to pay the balance price of water purifier to Rahul as guarantee was obtained by misrepresenting the facts. As misrepresenting the facts. खत्म. समझ में आया जी? प्रोविजंस लिखने हैं, फैक्ट एंड ब्रीफ लिखना है, और क्या लिखना है? अपना आंसर. सारे केस लॉज इसी पैटर्न में हमें. डिस्क्रिप्टिव तो सब लिख ही लोगे, जैसे मैंने बताया पॉइंट फॉर्म में लिखने हैं सारे. पॉइंट्स बनाओ और एक्सप्लेन करो, ठीक है जी? तो रिमेनिंग वी विल डू
इन दी नेक्स्ट क्लास। बैलेंस कंपनी लॉ करेंगे और क्लास पेपर्स के टेस्ट कर लेंगे। और कोई कौन सा चैप्टर करना है बताइए। नेगोशिएबल को सही करेंगे ना। एक सेकेंड, आई जस्ट